हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी स्मार्ट ऑनलाइन स्टडी चैनल पर मैं कपिल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सब लोग बढ़िया हो ना। तो जैसे आप सबको पता है अपना टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, और परसेंटेज का आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। तो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है मैथ्स का जिसको बोलते हैं ना ब्रेड एंड बटर, यानी कि रोजी रोटी है मैथ्स की। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहीं से तो आप रेशियो को सीखोगे और यहीं से ही आज जो क्वेश्चन होंगे वो वाले क्वेश्चन आप ऐसे ही बना लोगे। ठीक है। तो भरोसा इस बात का करना कि जो आज वाली क्लास होगी ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और बड़ी ज़ोरदार होगी, बहुत मज़ा आएगा रियल में आज वाली क्लास पढ़ने में। ठीक है। तो कमर कसकर बैठ जाइए, कॉपी पेन उठा लीजिए डियर फ्रेंड्स। तो मैं बता देता हूँ एक बात आपको, अगर आपने फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना अपने दिमाग में बना रखा है, जो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था, तो आप आज वाले क्वेश्चन होंगे उनको आप ऐसे ही बना लोगे। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज वाली क्लास, और कॉपी पेन उठाकर आप बैठ जाइए और कमर कस लीजिए अपनी। आज वाली क्लास में बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। क्लियर है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ चुका है, देर मत कीजिए। सो विदाउट लॉस ऑफ टाइम आज वाली क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम उन क्लास पे चलते हैं जो पिछली वाली क्लास में हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना सीखा था। तो एक बार हल्का सा थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि अपना माइंड रिफ्रेश हो जाए। क्लियर है। तो डियर फ्रेंड्स, आप मुझे ये बताओ, जो 12 होल 1/2% की जो परसेंटेज होती है उसकी फ्रैक्शन क्या होती है, आप डायरेक्टली मुझे ये बताओ। ठीक है। तो आपका आंसर क्विकली आना चाहिए कि आपका आंसर क्या होगा कि सर 12 होल 1/2% की फ्रैक्शन होती है 1/8 होती है। क्लियर है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 62 होल 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी। 16 होल 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो आपका आंसर क्या आएगा कि सर 5/8 होगी। क्लियर है। तो आप मुझे ये बताओ, 57 होल 1/7% की फ्रैक्शन क्या होगी। 57 होल 1/7% की फ्रैक्शन क्या होगी, यानी कि 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या होगी। क्या होगी 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप सबको पता है ना, 4/7 होती है। क्यों? क्योंकि ये 7 की फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो नीचे इसके हमेशा क्या आएगा, 7 आएगा। क्लियर है। तो आप मुझे ये बता दीजिए, 44 होल 4/9% की फ्रैक्शन क्या होगी। 44 होल 4/9% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो आपका आंसर क्विकली आंसर आना चाहिए, क्या आएगा, क्या आएगा डियर फ्रेंड्स, बताना जरा, 4/9 आएगा। ठीक है। ये हमने क्या सीखा था, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। क्लियर है। तो उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने ये सीखा कि परसेंटेज इंक्रीज कैसे होता है, परसेंटेज का डिक्रीमेंट कैसे होता है, डिक्रीज कैसे होता है। ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरी आय में, मेरी इनकम में 16 होल 1/2% की वृद्धि हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है, 62 होल 1/2% का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो मेरी इनकम क्या हो जाती है, मेरी इनकम हो जाती है 24,000। तो मेरी इनकम 24,000 पहले मेरी इनकम 24,000 थी। तो मेरी न्यू इनकम क्या होगी, यानी कि मेरी आय में न्यू इनकम क्या होगी। न्यू इनकम बताइए मुझे क्या होगी, क्योंकि मेरी इनकम में 62.5% की वृद्धि हुई है। तो मेरी पहले इनकम 24,000 रुपये थी, तो मेरी न्यू इनकम क्या होगी, बाद की इनकम क्या होगी। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कैसे इसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, तो कैसे करेंगे, हमें पता है सर कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन क्या होती है, 62 होल 1/2% की फ्रैक्शन होती है क्या, 5/8। क्या होती है, 5/8। ठीक है। अब हमें पता है
हाँ 5/8 होती है। ठीक है, अब हमें पता है सर कि ये क्या होता है, ये अपनी होती है एक्चुअल नंबर और ये होता है परसेंटेज नंबर। ठीक है, ये होता है हमारी वास्तविक संख्या, ऊपर वाला क्या होता है हमारा प्रतिशत नंबर। ठीक है, यानी कि 8 में 62 सही 1/2% बढ़ा दिया जाता है। तो पहले इनकम मेरी 8 थी, तो 8 में 5 बढ़ा दिया जाता है, 5 का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो इनकम क्या हो जाएगी 13। यानी कि पहले 8 रेशियो था और बाद में क्या हो जाएगा 13 रेशियो। और 8 रेशियो की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे पास में, 8 रेशियो बराबर दे रखा है 24,000। यहाँ तक क्लियर है ना। तो यहाँ से मैं 1 रेशियो का मान निकाल सकता हूँ, यहाँ से आएगा 3,000 रुपये। क्लियर है। अब मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है कि मेरी न्यू इनकम क्या होगी। तो न्यू इनकम क्या है, मेरी न्यू इनकम है 13 रेशियो। तो 13 रेशियो आ जाएगा 13 × 3,000 = 39,000 रुपीज़। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं, डायरेक्ट फंसते हैं। मेरी इनकम में इतने % की वृद्धि हो गई, किसी गांव की पॉपुलेशन में इतने % की कमी हो गई, वृद्धि हो गई, डिफरेंस पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है, तो बहुत मज़ा आएगा आज वाली क्लास पढ़ने में। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या सीखा था, उसके बाद हमने सीखा था कि किसी पॉपुलेशन, गांव की पॉपुलेशन इतने % का इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, 62 या फिर 12/2% का इंक्रीमेंट हो गया है। तो मेरे गांव की पहले की पॉपुलेशन क्या थी। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है मेरा कि गांव की पॉपुलेशन, गांव की जनसंख्या में 87.1/2% की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि हो जाती है तो पहले वाली जनसंख्या लाने के लिए मुझे कितने % की कमी करनी पड़ेगी। यानी कि गांव की जनसंख्या में 87.1/2% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी 87.1/2% की वृद्धि हुई है। तो मुझे गांव की पहले वाली जनसंख्या लाने के लिए मुझे कितने % रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी जनसंख्या है उसमें कितने % की कमी करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं और कैसे हम इनके साथ अच्छे से आज हम डील करने वाले हैं, कितने अच्छे कंसेप्ट के साथ हम इनको समझने वाले हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, हमें पता है 87.1/7% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 87/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। आप बताना जरा, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 7/12 7/8। हमें पता है सर कि 87/1/2% की फ्रैक्शन होती है एंड फ्रैक्शन वैल्यू इज 7/8। क्लियर है। तो देखो ये पहले की है, 8 पहले की है और 7 का क्या हुआ है, इसमें इम्प्लीमेंट हुआ है, यानी कि वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है। 8 में 7 की वृद्धि हुई है, यानी कि 8 से कितनी चली जाएगी, 15 चली जाएगी। क्लियर है। अब पूछा क्या है कि उसको पहले वाली जनसंख्या लाने के लिए, यानी कि 15 से वापस 8 पर आना है। 15 से किस पे आना है, 8 पर आना है। कितना % रेड्यूस करनी पड़ेगी, कितना रेशियो रेड्यूस करना पड़ेगा, तो कितना करना पड़ेगा, 7 रेशियो कम करना पड़ेगा। ठीक है, 7 रेशियो कम करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में कम करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, बताना किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष बात की जा रही है, कि ये बात की जा रही है 15 के रेस्पेक्ट में। यानी कि 15 से 8 तक लाने के लिए 7 रेशियो कम करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में कम करना पड़ेगा, 15 के रेस्पेक्ट में। ठीक है। अब हमें पता है सर 7/15 की जो % होती है वो क्या होती है, 1/15 क्या होता है, 1/15 क्या होता है, 6 सही 2/3% होता है ना। और ये इसका कौन सा मल्टीपल है, बताना सरा। 7 6 42, 7 दूनी 14/3। क्या ये सही फ्रैक्शन है क्या,
नहीं है ना, तो इसको मिक्स सही फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 14 को, तो ये जाएगा 4 तिया 12, 4 टाइम्स घटा और 2/3, 12 फिर 42 में इसको ऐड करेंगे, ये बनेगा 46 2/3%। यानी कि उस गांव की पॉपुलेशन में 46.2/3% की कमी करेंगे ना, तब जाकर वो पहले वाली जनसंख्या निकल कर आएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा ना, मज़ा आ रहा ना? तो सेशन को लाइक कीजिए डियर फ्रेंड्स, और दबा के शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लिया तो हम मिटा दें, इनको रफ कर दूं। ठीक है, अब देखो, अब होता क्या है, बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं हम, जो भी पढ़ेंगे मस्त पढ़ेंगे। मैं अगर आपसे बोलूं कि 20-30 से कितना % कम है, यानी 20-30 का कितना % है, यानी कि 20 इज़ what % ऑफ 30, यानी कि 20 है वो 30 का कितना % है। देखिए 20 इज़ what % ऑफ 30। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 20 है किसका, 30 का, यानी जिसके सापेक्ष में पूछा जाता है ना, उसको हमेशा क्या लेते हैं, कहाँ लेते हैं, नीचे रखते हैं। तो यहाँ किसके सापेक्ष बात की जा रही है, 30 के सापेक्ष, यानी कि 20 है वो 30 का कितना % है, 20 30 का कितना % है, तो 20 30 का कितना % है इंटू 100 कर देते हैं परसेंटेज में बनाने के लिए। तो हमें पता है कि 2/3 क्या होता है, 66 सही 2/3% होता है। ये सब आप सबको पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार नहीं बताएंगे। क्लियर है, समझ में आया? तो अब मुझे ये बताओ कि 30 है वो 20 से कितना % अधिक है, 30 है वो 20 से कितना % अधिक है, 30%। व्हाट इज 20% ऑफ 30, यानी कि 30-20 का कितना %, 30-20 से, यानी कि किसके सापेक्ष में बात की जा रही है, 20 के सापेक्ष में बात की जा रही है। यानी 30-20 से, यानी किससे, 20 से कितना % अधिक है, और % में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 3/2 क्या होता है, 1/2 होता है अपना 50, और 3/2 क्या हो जाएगा अपना 150। क्लियर है, यानी कि 30 होगा वो 20 से कितना % अधिक होगा, बताना जरा कितना % अधिक होगा, 150% अधिक होगा। क्लियर है, समझ में आया ना, समझ में आया? फिर आगे चलते हैं, हम आगे बात को बढ़ाते हैं। तो अगर हम आगे बात को बढ़ाने से पहले आप बता दीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आया है, किसी को कोई डाउट है, क्यूरीज हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए डियर फ्रेंड्स। फिर हम आगे चलते हैं, बढ़ाते हैं फिर हम बात को। चलिए आगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरी प्राइस, मेरा मूल्य, मेरा कंजप्शन का मेरा प्राइस और मेरा कंजप्शन, मेरी खपत किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है, बताना किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर के, यानी कि खर्चे के। देखो मेरी प्राइस, मेरा मूल्य और मेरी खपत, अगर मैं आपको मेरी खपत बता देता हूँ कि मेरी खपत ये है, मेरा कंजप्शन ये है, और मेरा जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो कांस्टेंट रहता है, तो आप बता सकते हो कि मेरा प्राइस क्या होगा, मेरा मूल्य क्या होगा। इसको हम कितने आसानी से समझेंगे कि जैसे कि हमारी मम्मी है, हमारी मम्मी हमें बोलती है कि बेटे आप मार्केट में जाओ और हमें सिर्फ
20 रुपीज़ देती है, सिर्फ 20 रुपीज़ देती है। क्योंकि खर्चे को हम क्या मानेंगे, खर्चा हमारा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बहुत शानदार कंसेप्ट है, अच्छे से समझना है कि अगर खर्चा जब हमारा कांस्टेंट रहता है और हमें कंजप्शन, हमारी जो कंजप्शन है, ठीक है, वो हमें बता दी जाती है, तब हम बता सकते हैं हमारी प्राइस क्या होगी, हमारा मूल्य क्या होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आपको कि मम्मी ने बोला कि जा बेटा मार्केट जा और मार्केट से आलू लेकर आ। ठीक है, मम्मी ने हमें दिए 20 रुपीज़, 20 रुपये दिए कि जाओ बेटा मार्केट जाओ, मार्केट से आलू लेकर आओ। ठीक है, मैं मार्केट गया, मार्केट जाते ही मैंने पूछा कि अंकल आलू का क्या भाव है। शॉपकीपर दुकानदार ने बोला कि बेटा 5 रुपये किलो हैं। अब मुझे बताओ कि 5 रुपये किलो आलू हैं, 1 किलो का क्या कितना प्राइस है, 5 रुपये। तो मेरी खपत क्या होगी, मेरी खपत क्या होगी, खपत क्या होगी, मैं वहाँ से लेकर आऊँगा 4 kg आलू, यानी कि 5 रुपये में कितने आलू लेकर आऊँगा, 4 किलो आलू। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा ना। मम्मी ने बोला कि 20 रुपये ले जाओ और दुकान से आलू लेकर आओ। दुकान पे गया, दुकानदार से पूछा कि अंकल आलू क्या भाव है। अंकल ने बोला कि 5 रुपये किलो है बेटे, लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, तो फिर मैं 4 किलो आलू लेकर आ गया। ठीक है, फिर मम्मी ने फिर वापस बोला कि बेटे इस बार भी आलू 20 रुपीज़ लेकर जाओ, 20 रुपये लेकर जाओ, लॉकडाउन का समय चल रहा है, खर्चा ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 20 रुपीज़ लेकर जाओ और इस बार आलू लेकर आने हैं आपको फिर से। मैं जैसे ही दुकानदार के पास गया, दुकानदार से पूछा अंकल आलू क्या भाव है। तो अंकल ने बोला कि आलू बेटे 4 रुपये किलो हैं, 4 किलो हैं। अगर 4 रुपये किलो आलू हैं, 20 रुपये मैं लेकर गया हूँ, तो मेरी खपत क्या होगी, कंजप्शन क्या होगी, मेरी खपत होगी कितने किलो आलू लेके जाऊँगा मैं, 5 kg। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक सबको समझ में आना। जब मैं अपने खर्चे को, एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखता हूँ, तब यहाँ से एक बात निकल कर आती है, जो प्राइस का जो रेशियो होता है, प्राइस का रेशियो पहले 5 था। ठीक है, यानी कि प्राइस मूल्य का जो रेशियो था पहले 5 था, फिर 4 होता है। ठीक है, फिर कंजप्शन का जो रेशियो होगा अपना, कंजप्शन का जो रेशियो होगा वो हमेशा इससे क्या हो जाएगा, इन्वर्सली चला जाएगा, यानी कि 4 से 5 चला जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर मैं खर्चे की बात करूं, खर्चा अपना कांस्टेंट रखता हूं और खर्चा कांस्टेंट रखने के बाद जो मेरा प्राइस यानी मूल्य और खपत का जो रेशियो है वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये सिर्फ इसी में काम नहीं करेगा ये वाला मेथड, यहाँ तक बताओ, फिर आगे बात करते हैं हम। यहाँ तक समझ में आया? यानी कि प्राइस और कंजप्शन का जो रेशियो होगा अपना, वो एक दूसरे के क्या होगा, इन्वर्सली होगा। ठीक है, ये बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती। ये बात जैसे कि आगे क्वेश्चन आएंगे, हम एक आयत की बात कर लेते हैं। जैसे कोई आयत होता है, आयत का लंबाई इनटू ब्रेथ उसका क्या होता है, एरिया के इक्वल होता है। यानी कि जो आयत होता है, आयत की लंबाई इनटू ब्रेथ को हम करते हैं, तब क्या निकलती है अपने पास में, एरिया निकलता है। जैसे अगर ऐसे ही मैं आयत का जो एरिया होता है उसको मैं कांस्टेंट रखता हूँ, यानी एक जगह पकड़ कर रख लेता हूँ। ठीक है, मैंने एरिया को पकड़ कर रख लिया। जैसे मैं इसकी लेंथ को बढ़ाता हूँ, जैसे मैं इसकी लेंथ को बढ़ाता हूँ, तो इसका जो ब्रेथ का रेशियो है, ब्रेथ उसकी विड्थ है ना, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? जैसे मैंने आयत की, रेक्टेंगल की एरिया को कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट लेकर मैं उसकी लंबाई को बढ़ाता हूँ, तो उसकी विड्थ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं दोबारा क्या करता हूँ, उसके एरिया को वापस कांस्टेंट रखता हूँ, एक जगह पकड़ कर रखता हूँ। अब मैं इसकी विड्थ को बढ़ा रहा हूँ। अगर विड्थ बढ़ाऊँगा, इसकी विड्थ बढ़ाऊँगा, तो इसका जो लेंथ है, इसकी लंबाई है, वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहीं पे काम नहीं करता है, आयत में भी काम करेगा। ठीक है, और आगे बात करें
पहले आगे बात करने से पहले इस बात को समझ लीजिए कि ये जो लंबाई और वेट का जो रेशियो होगा वो भी एक दूसरे के क्या होगा, इन्वर्सली होगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना, एक दूसरे के क्या होगा, इन्वर्सली होगा। ऐसे इस वाले कंसेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम में, और हम इसके बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये वाला कंसेप्ट और भी लगता है, जैसे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी काम करता है। ये वाला कैसे काम करता है, मैंने डिस्टेंस को मैंने कांस्टेंट ले लिया, डिस्टेंस कांस्टेंट ले ली, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, जब मैं डिस्टेंस कांस्टेंट लेता हूँ, डिस्टेंस को कांस्टेंट रखता हूँ, अचर रखता हूँ, तब मैं स्पीड को बढ़ाऊँगा, तब मेरा टाइम क्या होगा, कम होगा। सही है ना। मैं जब स्पीड को बढ़ाता हूँ तो मेरा टाइम क्या होगा, अपने आप कम हो जाएगा। और जब मैं दूसरी बार डिस्टेंस कांस्टेंट रखता हूँ, टाइम को बढ़ाता हूँ तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड मेरी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये वाला कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हर जगह काम करता है डियर फ्रेंड्स। यानी कि हम बात करें टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी काम करेगा। ठीक है, और जो हमने रेक्टेंगल पढ़ा है उसमें भी काम करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि एक आयत है, आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, और उसकी विड्थ 30% बढ़ा दी जाती है। ठीक, तो उसका एरिया होगा वो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ेगा, यानी कि जो उसका एरिया होगा उसमें कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे समझेंगे, एक तो अपना ट्रेडिशनल मेथड, सबसे पहले हम उसी से समझते हैं जिसको हम बेसिक बोलते हैं। तो बेसिक क्या होता है, लंबाई को हमने 20% इंक्रीज़ किया है। ठीक है, और विड्थ को हमने 30% बढ़ाया है। ठीक है, तो एरिया फाइंड आउट करना में उसका एरिया ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ेगा। जैसे कि आयत का रेक्टेंगल होता ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इक्वल टू एरिया, और एरिया हमने क्या माना है, कांस्टेंट माना है। जैसे मैं बात करूं कि पहले मेरी लेंथ 100 मीटर थी। ठीक है, 100 थी, और मेरी विड्थ क्या थी, विड्थ भी 100 थी, तब मेरा एरिया क्या होगा, तब मेरा एरिया होगा 10,000। क्लियर है, मेरी विड्थ 100 थी, लंबाई और चौड़ाई क्या थी, 100 थी, तो मेरा एरिया क्या हो गया, 10,000 मीटर हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, लेंथ को मैंने 120% बढ़ाया, यानी कि 100 से बढ़कर क्या हो गई, 120 हो गई, और चौड़ाई को मैंने कितना बढ़ा दिया, 30 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। जब चौड़ाई को 30 सेंटीमीटर बढ़ाया तब मेरा एरिया क्या हो गया, 15,600। ठीक है, तो देखो पहले मेरा ये था 10,000 था, और फिर मेरा क्या हो गया, 15,600 हो गया। तो यहाँ से कितना परसेंट बढ़ा है, यहाँ से ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा है, तो आप बोल सकते हो, यू कैन से वेरी इजीली कि सर 56% की क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, यानी 56% का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये तो था अपना क्या, बेसिक मेथड, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, जो अक्सर एग्जाम में हम स्कूल टाइम में करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग इसको किस से कर लेते हैं, सक्सेसिव लगा देते हैं, सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। क्लियर है, ये क्या होता है, ये होता है अपना सक्सेसिव। ठीक है, तो सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव में हम इसको कैसे करेंगे, नोट डाउन कर लिया ना, नोट डाउन कर लिया, रफ कर रहा हूँ मैं इनको। ठीक है, अब देखो सक्सेसिव कैसे करते हैं, सक्सेसिव में करेंगे 20 प्लस 30 प्लस एक्स वाई इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 100। यहाँ से निकला 50 प्लस 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल किया, प्लस 6 यानी कि 56%। यहाँ से भी 56% निकल कर आया है।
ठीक है। लेकिन जो ये सक्सेसिव वाला केस होता है ये हर जगह काम नहीं करता है। ये वहीं काम करेगा जहाँ पे अपने पास में अच्छी वाली परसेंटेज होंगी। अच्छी वाली परसेंटेज कौन सी होती है, कहाँ काम करता है ये वहीं काम करेगा जहाँ अपनी अच्छी परसेंटेज होंगी, अच्छी वाली प्रतिशत होंगी। अच्छी वाली प्रतिशत बोले तो जैसे कि 20-30 कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, ठीक है। यानी जहाँ अच्छी वाली प्रतिशत होगी ना वहाँ काम करेगा, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ कि आयत की लंबाई 6 सही 2/3% बढ़ा दी जाती है और विड्थ को 12 सही 1/2% बढ़ा दिया जाता है, तो एरिया ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये वाली फ्रैक्शन अब ये वाली परसेंटेज आ जाती है ना, तब ये सक्सेसिव वाला केस काम नहीं करता है, ठीक है। तो तब हम कौन सा मेथड अपनाएंगे, तब अपनाएंगे हम अपना रेशियो मेथड। कौन सा मेथड डियर फ्रेंड्स, रेशियो मेथड। और ये जो रेशियो मेथड है ये रामबाण मेथड है, ये हर जगह लगता है, ठीक है। रेशियो मेथड रामबाण मेथड है जो हर जगह लगता है। कहीं पे लगा दीजिए आप, चाहे इसमें लगा दीजिए, इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा, इसके लिए तो बना ही है। तो रेशियो मेथड से हम कैसे करेंगे, हम इसी को कर लेते हैं। 20% क्या है, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, यानी कि मेरा एरिया 5 था, 5 से बढ़कर क्या हो जाएगा 6, और ब्रेथ कितनी बड़ी है 30% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/10, ये होते हैं 3/10 होती है। अब पहले 10 था, 10 से बढ़कर कितना चला जाएगा 13, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब इसमें इनको क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर ये कट रहे हैं तो इनको हम काट भी देते हैं। ये 5 से काट देंगे 2 टाइम्स, इसको काट देंगे 3 टाइम्स, क्लियर है। अब देखो 5 5 25 और 13 तिया 39, कितने का डिफरेंस आ रहा है 14 का, ठीक है, 14 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि पहले मेरा एरिया 25 था और 25 से बढ़कर कितना हो गया है 39 चला गया है। देखना समझना इस बात को कि पहले मेरा एरिया 25 था, 25 से बढ़कर कितना चला गया है 39 चला गया है। कितने की वृद्धि हो रही है 14 की वृद्धि हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में हो रही है 25 के रिस्पेक्ट में हो रही है, इंटू 100, और 25 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, 14 चौके 56, क्लियर है। ये वाला अपना रामबाण मेथड है, इस वाले मेथड को अपनाइए और सिलेक्शन लीजिए। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया ना। फिर हम आगे चलते हैं, एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि किसी आयत की लंबाई में 6 सही 2/3% की वृद्धि हो गई, यानी 6.2/3% बढ़ गया है, ठीक है। और इधर 12 सही 1/2% की उसकी लेंथ में वृद्धि, उसकी ब्रेथ में वृद्धि हो गई, या लेंथ में वृद्धि हो गई, ठीक है। अब हम सक्सेसिव नहीं लगा सकते ना, कैसे लगाएंगे, सक्सेसिव से होगा ही नहीं। सक्सेसिव लगाएंगे तो पूरे का पूरा नीचे, ऊपर से लेकर नीचे तक एक पेज भर जाएगा, लेकिन आंसर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तब हम कौन सा मेथड अपनाते हैं, तभी हम रेशियो मेथड यूज़ करते हैं। ये रामबाण मेथड है अपना। कैसे, 16 होल 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 16 होल 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, बताना ज़रा। 16 होल 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बोलोगे कि सर 16 होल 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/15, ठीक है। यानी कि पहले मेरी लेंथ 15 थी, तो 15 से बढ़कर क्या हो जाएगी, 15 से बढ़कर 15 में 1 इम्प्लीमेंट हुआ, तो यानी कि 16, और ये क्या होता है 12 होल, ये होता है अपना 1/8, यानी कि पहले मेरी 8 थी, 8 से बढ़कर अब क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी ना। अब हम इनमें क्या करते हैं, इनमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और इनमें और इसमें होता क्या है, इसमें रेशियो मेथड में हम इनको आपस में काट भी देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। ये 3 से कट जाए, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, यानी कि पहले 5 था और 5 से 1
बढ़कर क्या हो गई 6, 5 से 6 चला गया, कितने की वृद्धि हुई 1 की, किसके रेस्पेक्ट में हुई 5 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, 20 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ से ओवरऑल जो इंक्रीमेंट हुआ है आयत की लंबाई चौड़ाई में, आयत के एरिया में, वो कितने का हुआ है, कितने का हुआ है 20%। सबको क्लियर है ना, बताओ ज़रा, सबको क्लियर है ना। फिर आगे बात करते हैं हम अपने मुद्दे पर, फिर आगे क्वेश्चन सेट लगाएंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, बताओ, बताना ज़रा, समझ में आ गया ना। फिर आगे बात करते हैं ये वाला कंसेप्ट अपना। फिर अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बेफिक्र होकर, ठीक है, फिर से पढ़ लेंगे हम। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, यानी 36 मिनट व्हाट इज परसेंट ऑफ ए डे, यानी कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि एक दिन में 36 मिनट होती हैं, ठीक है, 36 मिनट है, 36 एक दिन में 24 हावर्स होता है, और एक घंटे में कितने मिनट होती हैं 60 मिनट होती है, यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। और हम इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब देखो हम इनको काटेंगे, ये कटेगा 12 से 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। क्लियर है, ये कैंसिल आउट हो गया 8 टाइम्स। यहाँ से निकल कर आया अपने पास में 100/40 और यहाँ से निकला 2 और ये कैंसिल आउट हुआ 2 से 5 और 2, यानी कि 2.5%। हम बोल सकते हैं कि 36 है वो एक दिन का कितना है 2.5% है। क्लियर है, चलो समझ में आया। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 20% A बराबर B है, B हो तो B का 20% क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यदि 20% यानी कि 20% किसका A बराबर B है, तो 20% A बराबर B है और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5 होती है ना, 1/5 होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं A बराबर 5B, ठीक है, क्योंकि ये इसी फॉर्म में तो है A/B यानी कि 1/5, ठीक है। A बराबर 5B हो जाएगा, ठीक है, A बराबर 5B। क्लियर है। अब क्या दिया हुआ है, इंटू B का 20%, समझ आया, A का B का 20% किसके बराबर होगा। अब देखो ज़रा इसको हम कैसे करते हैं। देखना ज़रा हम इसको कैसे करेंगे। हम डायरेक्टली हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, A बराबर 5B इंटू 20%, ठीक है, A बराबर 5B इंटू 20%। क्लियर है। और अब मैं क्या करूँगा, 20 को दोनों तरफ क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। इधर 20 है तो मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैथ्स का रूल होता है ना, हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने इधर 20 से मल्टीप्लाई किया, इधर 20 से मल्टीप्लाई है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन क्या था कि B का 20%, तो B का 20% किसके बराबर होगा, A के 4% के। क्लियर है, यानी कि A का 4% बराबर होगा B के 20% के।
समझ आया क्या? ठीक है गाइस, तो आज वाली क्लास बताना आपको कैसी लगी, मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है, आज जो नेक्स्ट सेशन होगा ना अपना, वो भी बहुत शानदार होगा। अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा मैं आपके लिए, एक्सेप्टेड क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वाली क्लास भी। उम्मीद करूँगा कि आज वाली क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत शानदार लगी होगी, मज़ा भी आया होगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। जैसे बोलते हैं ना कि सफल होने के लिए टारगेट की ज़रूरत होती है, हौसलों की ज़रूरत होती है, वैसे ही क्लास हमको एंजॉय करने के लिए दिल लगाकर पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो दिल लगाकर पढ़ा होगा आपने, अच्छे से पढ़ा होगा। कोई भी सपना है वो अधूरा नहीं रहना चाहिए, कोई भी टारगेट इतना ऊंचा नहीं होता जिसको इंसान अचीव नहीं कर सके। क्लियर है? तो गाइस, आपसे उम्मीद करूँगा कि आज वाली क्लास आपको बेहद बेहद अच्छी लगी होगी, और इसी उम्मीद के साथ आज वाली क्लास हम स्टॉप करते हैं। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, अगले वो दिन नहीं, अगले इसी क्लास में, इसी मंच पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर गाइस।